तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हैलोजन फैमिली। तो बेटा अब तक के जो लेक्चर्स हमने देखे थे उसमें हम ना ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 16 तक 4 फैमिली अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारी 2 फैमिली बाकी है, एक हैलोजन फैमिली और एक इनर्ट गैस फैमिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपनी हैलोजन फैमिली को लेकर के। बेसिकली बेटा जो हमारी हैलोजन फैमिली होती है वो कहां पर पाई जाती है? पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर जो हमारा 17 होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है हैलोजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन में 2 वर्ड मिलकर के आते हैं, एक आता है हैलो और दूसरा आता है जन। हैलो का मतलब आता है बेटा सोल्ट से और जन का मतलब होते हैं प्रोड्यूसर। यानी ऐसी फैमिली जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? सॉल्ट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? हैलोजन फैमिली बोलने वाले हैं। ठीक है, इसके मेंबर्स की अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। पीरियड नंबर 2 to 7 ये हमारे यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो ये था हैलोजन फैमिली का बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम इनके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा फ्लोरीन आता है, ठीक है, जिसका सिंबल F होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, एस्टाटीन और एक अभी लेटेस्ट डिस्कवर्ड सिंथेटिक रेडियोएक्टिव मेटल होता है जिसका नाम होता है टेनेसीन। ठीक है, याद करने का तरीका आप देख सकते हैं, फिर कल बिहार आई आंटी तांगे से। आई बात समझ में? इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसीन। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? फिर कल बिहार आई आंटी तांगे से। ठीक है, तो तांगे है ना, तांगे चलते थे, अब भी चलते हैं, तो उसके हिसाब से हमने याद करेंगे यहाँ पर कि फिर कल बिहार आई आंटी तांगे से, जिसमें जो तांगा है हमारा वो लेटेस्ट डिस्कवर सिंथेटिक रेडियोएक्टिव मेटल होता है जिसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में होती है। किसमें होती है भैया इसकी हाफ लाइफ? मिली सेकेंड्स में होती है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मिली सेकेंड्स के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एटॉमिक नंबर टेनेसीन की मैं बात करूं तो 117 और एटॉमिक मास 294 इसका यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन आपके क्या होते हैं? ये गैसियस एलिमेंट है। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन नॉन मेटल है और कैसा होता है? लिक्विड होता है। जबकि आयोडीन कैसा होगा? आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, वो भी क्या है हमारा? वो भी नॉन मेटल होता है। ठीक है भैया, उसके अलावा एस्टाटीन हमारा मेटलॉइड होता है। टेनेसीन हमारा क्या है? ये मेटल है। ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो दोबारा ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन मेटल, जो कि किस फेज में दिखाई पड़ता है? हालांकि ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल ही है। फ्लोरीन, क्लोरीन हमारे गैसियस नॉन मेटल है। ब्रोमीन हमारा लिक्विड नॉन मेटल है। आयोडीन हमारा जो होता है सॉलिड नॉन मेटल है। और आयोडीन के अंदर एक मेटालिक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल शो करते हैं, वो होती है लस्टर, शाइनी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो आयोडीन के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकरेंस। अगेन वही कहानी, ये आप देख सकते हैं अकरेंस में क्या है हमारे फ्लोरीन की फॉर्मेट हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि भैया फ्लोरीन हमें मिलता कैसे है। ठीक है, चलिए तो फ्लोरीन जो मिलता है हमें, वो मिलता है इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में, जैसे कि फ्लोरिस्पार जिसका फॉर्मूला होता है CF2, क्रायोलाइट Na3Al F6 जो कि एल्यूमिनियम का भी मिनरल होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये रहा आपका क्रायोलाइट। और एक होता है फ्लोर एपाटाइट। फ्लोर एपाटाइट, एपाटाइट मतलब पहले भी जिक्र किया था इसका, ये फास्फोरस का मिनरल्स होता है, फास्फोरस की रॉक का इसेंशियल कंपोनेंट पाया जाता है। फॉर्मूला होता है Ca9PO4 होल थ्राइस CaF2, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। और ये आपका क्या है? ये आपका फ्लोर एपेटाइट होता है। उसके अलावा फ्लोरीन की क्वांटिटी कहां देखने मिलती है हमें? थोड़ी बहुत क्वांटिटी सॉइल के अंदर भी पाई जाती है। रिवर के अंदर जो रिवर वाटर प्लांट्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर भी फ्लोरीन हमें देखने मिल सकता है। बोन्स जो हमारी हड्डियां होती है, टीथ की जो होती है, फ्लोरीन बेटा वहां पर भी हमको देखने मिलता है। आजकल मार्केट के अंदर टूथपेस्ट आ रहे हैं जिनके अंदर फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, तो फ्लोराइड जो होता है आपके टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm की टूथ डिके को प्रिवेंट करती है, जबकि 1.5 ppm की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आपके टूथ को खराब कर देती है, टूथ को तोड़ने मरोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन हमें किस फॉर्म में मिलता है, कहां कहां देखने मिलता है? सी वाटर, समुद्र के अंदर NaCl पाया जाता है, 2.5% बाई मास वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। उसके अलावा कार्नेलाइट, KCl, MgCl2 और
6H2O। ये रहा आपका कार्मेलाइट। यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ से भी हम क्लोरीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि ये क्लोरीन का क्या है, अच्छा खासा सोर्स यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, उसके अलावा हम नेचर के अंदर बात करते हैं बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन ये ठीक ठाक क्वांटिटी नेचर में इनकी देखने मिल जाती है। ब्रोमीन और आयोडीन की अबंडेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम अबंडेंस में हमको देखने मिलते हैं। उसके अलावा जो आपका ब्रोमीन और आयोडीन होता है वो सी वाटर के अंदर भी पाया जाता है, किस फॉर्म में, ब्रोमाइड या आयोडाइड ऑफ Na, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कहने का मतलब यह है कि सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है ना आपके, उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, इस फॉर्म में आपको क्या मिल सकता है, दिख सकता है। आयोडीन की जगह यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, ब्रोमीन को भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके अलावा आयोडीन की खास बात क्या है, आयोडीन आपको और कहाँ दिखाई पड़ता है, मरीन लाइफ के जो सीवीड्स होते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा जिसका नाम होता है कैल्प्स। कैल्प्स होती है आपकी ब्राउन एल्गी। कैल्प्स क्या होती है बेटा आपकी, ये ब्राउन एल्गी होती है जो कहाँ दिखाई पड़ती है हमें, ये दिखाई पड़ती है सी वाटर के अंदर। मरीन एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि एल्गी होती है और सैकड़ों मीटर तक का ये हो सकता है। आदि बात समझ में, इसके अंदर आयोडीन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। मतलब कितना है, 0.5% ऑफ आयोडीन इसमें देखने मिलता है। चिली सॉल्ट पीटर पहले भी बताया जा चुका है, कहाँ बताया था आपको, आपके नाइट्रोजन का सोर्स होता है चिली सॉल्ट पीटर जिसका फॉर्मूला है NaNO3, और इंडियन सॉल्ट पीटर जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, उसके अंदर भी 0.2% होता है बेटा सोडियम आयोडाइड का। अब आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने जो फोटोग्राफ आ रहे हैं कैल्प्स के हैं, ब्राउन एल्गी के हैं, समुद्र के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखने पर ऐसा लगता है कि कोई घना जंगल है, बेटा ये एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। आ रही बात समझ में। और इसके अंदर बेसिकली क्या देखने मिलता है, ये आपको काफी सैकड़ों मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ब्राउन एल्गी का ही डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जनरल प्रॉपर्टी में वही सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी। तो हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज में कौन सी देखने वाले हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 है तो कौन सा है भैया, 7A है। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, यहाँ पर आपको 7 मिलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन NH2 और क्या मिलेगी, NP5 की मिलेगी। भैया ध्यान से देखिएगा, NH2 और NP5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2S2 2P5 की, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3S2 3P5 की, ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 4S2 4P5 की, आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 5S2 और 5P5 की। बेसिकली इन 4 एलिमेंट को ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बेटा हम यहाँ पर देख चुके। चलिए एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। बेटा ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कल याद करो मैंने आपको ऑक्सीजन फैमिली पढ़ाया था, कहा था पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके सामने सब झुकते हैं, सब सलाम करते हैं। पीरियोडिक टेबल का बाहुबली कौन, पीरियोडिक टेबल का रॉकी भाई कौन, वो कौन होता है भैया, वो होता है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4.0, यानी कि 4 इसकी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल होता है उस पर जब हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं तो वो वैल्यू 4 आती है। इसके बाद में आता है आपका ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्लोरीन की बराबर लगभग होती है, हालांकि नाइट्रोजन की ही ज्यादा है। तो याद करने का तरीका है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ है हमारे फोन कॉल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन, देन क्या हो गया आपका नाइट्रोजन। तो भैया क्या है, अब देखिएगा, अब ये सीरीज के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन, तो भैया अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर चूंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्या होगा, आयोडीन होगा। और पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपका फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही सेम कहानी के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी NH2 NP5 की, इसका पड़ोसी नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 की। तो 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना इज क्वाइट टिपिकल, आरिवा समझ में, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना और गेन करके अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना बहुत आसान है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ये इलेक्ट्रॉन लूज करें तो बहुत बड़े अमाउंट में आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर
जाकर के ये क्या कर सकते हैं भैया, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत थोड़ी होती है, उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटेगी रेस्पेक्टिव कंपैरिजन अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि क्या आयोडीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नहीं, उसकी भी बहुत हाई रहने वाली है, लेकिन अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर सबसे कम आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है भैया, चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि एनायन बनाने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से इश्क, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी, जिससे वो अपने आप को एनायन के अंदर कन्वर्ट कर ले, ये बहुत अच्छी खासी इनमें दिखाई पड़ती है। सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की है तो बेटा वो इन्हीं की होती है। अरे बस एक इलेक्ट्रॉन की तो दरकार है, एक इलेक्ट्रॉन दो, ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं आपको नेचर बता देता हूं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समहाउ न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या होती है, क्या होनी चाहिए बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए, और वो डिक्रीज होती भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे समझिएगा कि ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनके पास आकर के रहे, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे आदमी बड़ा होता चला जाता है, उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके घर पे आके रहे, कोई इस तरह से रहे। आदमी जितना छोटा उतना ही ज्यादा सम्मान मेहमानों को लेकर के है। सेम कहानी कहां पर आ सकती है, यहां पर आ सकती है। मैं पहले बता दूं, ये वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं है, वर्ल्ड वाइड ट्रूथ नहीं है कि आदमी बड़ा होगा तो भैया आपका क्या होगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि भैया वो उसे लोग पसंद नहीं है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर जो आपको इलेक्ट्रॉन को पाने की, जो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो होना तो ट्रेंड ये चाहिए था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन क्या है, आयोडीन। ट्रैक तो ये आपका आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फ्लोरीन से ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या होगी, आपके ज्यादा निकल के आएगी। ऐसा क्यों है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में बात कर सकते हैं फ्लोरीन की, तो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, उनका झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो शांति खत्म होगी घर की। समझ में आ रही बात, मतलब ये हुआ कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सारी बात समझ में, यहां पर आपको देखने मिलेगा बिटवीन इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंड किसके बीच में भैया, जो वो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच में। तो इसके रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसको वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं और क्या कर सके, फिट कर सके। लेकिन वहां पर क्या दिखाई पड़ रहा कि उसके पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो उसमें और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। नतीजा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर देखने मिलता है। तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या बना कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गड़बड़ मत कर देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की क्या है भैया, आपके फ्लोरीन से कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके बॉन्डेड स्टेट में देखी जाएगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर चेक करी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, देखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1, या साथ के साथ क्या कर देगा, लूज कर देगा +7। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां है, -1 से +7। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसलिए ऑलवेज क्या रहने वाली है, -1 रहने वाली है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 से लेकर के +7 तक जा सकते हैं। और बेसिकली जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपके फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में होंगे, ये तब क्या शो करेंगे, +1 से +7 के बीच में आपका क्या करते हैं, शो करेंगे। अदरवाइज ये जनरली ये भी क्या शो करते हैं बेटा, -1 ही शो करते हैं। ठीक है, चलिए बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अच्छा वही, अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा, आप चाहें तो यहाँ पर भी मतलब मान सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर +7 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। हालांकि बॉन्ड एनर्जी आगे भी आने वाला है आपका, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का है बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। तो सबसे पहले फ्लोरीन फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन क्लोरीन है,
देन ब्रोमीन और ब्रोमीन है, देन उसके बाद क्या है, आयोडीन, आयोडीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने में लगे वो फ्लोरीन और फ्लोरीन को लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से, इनके रिपल्शन होने की वजह से, झगड़े की वजह से कोई भी आसानी से इनमें क्या डाल सकता है, फूट डाल सकता है। नतीजा सबसे ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी क्लोरीन क्लोरीन के, उसके बाद में ब्रोमीन ब्रोमीन के, और इनकी वैल्यू कहां पहुंच जाती है, ये फ्लोरीन F2 जो होता है ब्रोमीन के बाद में भी हमारा आता हुआ नजर आता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा, तो टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी भी बेसिकली क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन कंपाउंड हम वही पढ़ेंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड, मेटल के साथ इनकी रिएक्शन के बारे में। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला यहां पर आता है हाइड्राइड। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर बात करूं, हमारा कोई भी, हमने हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर ले लिया जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिएगा देखिएगा, ये एक्स है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन 7 ये रहा। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बना कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, तीसरी लोन पेयर, यानी कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बाद में कौन सा फॉर्मेट रहेगा इसका, HX रहेगा, और उसमें भी 3-3 लोन पेयर हमको दिखाई पड़ेगी। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस कहा जाएगा, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। और जितने भी सारे HX हैं वे सब के सब कोवेलेंट नेचर के होते हैं बेटा, ये आपने क्या रखने हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि HF, HCl, HBr, HI टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही। बॉन्ड को तोड़ना आसान है, एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा, बेसिक नेचर डिक्रीज होता जा रहा। सेम कहानी जो पहले से हम चलते हुए आ रहे, वही सेम कहानी है, कोई डिफरेंस वहां पर नहीं है। बेसिक नेचर घटेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है, लेकिन जो आपका HF है उसकी पोजीशन क्या होती है, अलग होती है। कारण क्या है, कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कल आपको बताया था कि हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में मिलेगी, HF के पास होती है, H2O के पास होती है, और NH3 के पास में होती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलेगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में। ये आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ये आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिएगा, होना तो ऐसे चाहिए था कि HI का सबसे ज्यादा है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने मिलता है। और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, इसका HI से कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट में HF ही है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में HF कहां आ जाएगा, सबसे आगे, और मेल्टिंग पॉइंट में कहां चला जाएगा, HI से पीछे रहेगा। ये ट्रेंड आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं वोलेटाइल नेचर के बारे में। वोलेटाइल नेचर का मतलब यह है कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल इसमें क्या माना जाता है, HCl को हम वोलेटाइल मानते हैं। और ऊपर से नीचे आने पर हमारा देखो HF हाइड्रोजन, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अभी भी आपको बताया है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला जो यहाँ पर बेसिकली वो होगा। ये कुछ उल्टा लिख दिया क्या उसने ट्रेंड, जस्ट ए मिनट बेटा, नहीं नहीं सही तो है, ठीक है। तो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो उसको बॉइल करने के लिए देने वाला टेम्परेचर क्या होगा, वो भी ज्यादा लगेगा। मतलब उसकी जो वेपर प्रेशर है, यानी वोलेटाइल जो नेचर होती है, वो सबसे कम कंसिडर की जाएगी। तो वोलेटाइल नेचर बॉइलिंग पॉइंट से एसोसिएट होता है, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। अगला पॉइंट क्या है भैया, ऑक्साइड। हेलोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी की लाइन है कि हेलोजन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, इसीलिए उनके जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके जैसे आपका HClO4 हो गया ना, इस तरह के, इनके जो ऑक्सो एसिड होते हैं, इन्हीं के एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बोले तो ऑक्सो एसिड में से पानी निकालो, एनहाइड्राइड को क्या कहा जाता है, इनके ऑक्साइड कंसिडर किया जाता है, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे। लेकिन पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो फ्लोरीन के दो आपके ऑक्साइड पाए जाएंगे, एक मिलेगा OF2 और एक मिलेगा O2F2, जिसमें ऑक्सीजन आपका +2 मिलेगा और यहां पर ऑक्सीजन आपका क्या मिलेगा भैया,
यहाँ पर आपको ऑक्सीजन +1 मिलेगा, ये स्टेबल होगा। OF2 वाला O2F2 आपका स्टेबल नहीं होता, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के जो ऑक्साइड होंगे वो +1 से +7 के बीच में पाए जाते हैं। याद है ना, अभी पीछे क्या बताया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1 से +7 कब शो करेंगे, जब वो ऑक्सीजन के साथ में होंगे। ठीक है भैया, चलिएगा। अब कुछ ऑक्साइड के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, डाटा की मैंने वही हमने यूज किया। Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये आपके 4 ऑक्साइड यहां पर हैं। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान देना है। स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, जिसमें Cl2 का एक एप्लीकेशन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और वो क्या है कि ये ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। कहां पर भैया, पेपर पल्प के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसमें, यानी कि जो पेपर इंडस्ट्री होती है और उसके अलावा आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उसमें ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पर और ऑक्साइड की हम बात करें, ब्रोमीन के Br2O, BrO2 और BrO3, ये भी क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। और अगर मैं बोलूं सबसे कम स्टेबल हैलोजन के ऑक्साइड अगर हैं तो वो ब्रोमीन वाले ही हैं। ये केवल और केवल लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करेंगे, हायर पर तो करेंगे नहीं। जब एग्जिस्ट ही लो टेम्परेचर पर रहेंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे, तो आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे। मतलब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। अरे भाई, समझ में आ रही बात आपके। चलिए, आयोडीन के बारे में हम बात करते हैं। आयोडीन के ऑक्साइड है I2O4, I2O5, I2O7, ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं और हीट करने पर टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनमें जो आपका I2O5 है वो बहुत अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सारा डाटा बेटा टोटल एनसीईआरटी का, इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है भैया, चलिए। उसके अलावा अगर हम बात करें सर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड किसका हो, आयोडीन का, देन क्लोरीन का, एंड देन क्या है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल, अभी अभी बता करके हटा हूं मैं। सर सवाल यह है कि आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसका रीजन याद रखिएगा, ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। आयोडीन के और ऑक्सीजन के बीच में जो पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहां पर देखने मिल सकता है। सर क्लोरीन का क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ में, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर ऑक्साइड की 2 कैटेगरी है, एक वो जो कि हायर ऑक्साइड होगा, एक लोअर वाला होगा। हायर वाले की स्टेबिलिटी लोअर वाले के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एसिडिक नेचर वही है, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। एक क्वेश्चन यहां पर ले भी रखा, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर से इधर आने पर ऑक्सीडेशन बढ़ रही, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितने भी ऑक्साइड हैं हैलोजन फैमिली के डायमैग्नेटिक होंगे। ऑल ऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक, पेड इलेक्ट्रॉन यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका ClO2 होता है, ClO3, BrO2 और BrO3, ये क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के अंदर कहा जाता है। ठीक है, मेटल्स को लेकर के रिएक्टिविटी बात करते हैं तो मेटल हैलोजन से रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। NaCl हुआ, ये आपके उसी का एग्जांपल है। MgCl2 उसी का एग्जांपल है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब के सब आपके अच्छी खासी रिएक्टिविटी यहां पर शो करते हैं। ठीक है, और मेटल के साथ में रिएक्ट करके आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम मेटल है उसके साथ में जो आपका AlCl3 है वो आपका कोवेलेंट नेचर का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम मोनोवेलेंट एटम लेते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, ग्रुप नंबर S ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, MF, MCl, MbR, Mi, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये आयनिक नेचर के होंगे। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना बड़ा इजी होता चला जाएगा। आयनिक बॉन्ड यहाँ पर क्या, आयनिक कैरेक्टर जो होगा हैलाइड का वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई मेटल ऐसा है कि जिसके पास में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो जाहिर सी बात है एक ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाली होगी, एक लोअर वाली होगी। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड है, हैलाइड है सॉरी, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड होंगे उनके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हैलाइड होंगे। एग्जांपल देखिएगा, SnCl4 और SnCl2, इसमें +4 है जी, इसमें क्या है +2 हैलाइड है, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, ये वाला है। PbCl
PbCl4 और PbCl2 में Pb+4 ये क्या है आपका हैलाइड है, ये ज्यादा कोवेलेंट होगा। सर आपने तो पहले बताया था कि PbCl2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये PbCl4 ये क्या होगा ज्यादा। अबे भाई ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है गधों, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कर देना, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर और कोवेलेंट का ऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। यहाँ पर आई बात समझ में? कहें शिव को कहें शिव जी सुनो प्रभु, आई बात समझ में? जो लेड होता है आपका वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, कोई डाउट नहीं है। +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्टेबल वाली, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट की बात चल रही भैया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हाईलाइट होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू आपके लोअर वाले के। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए ठीक, उसके बाद में चलते हैं आगे। आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड के हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड बनेंगे सारे के सारे कोवेलेंट होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। एक कंपाउंड में मैक्सिमम 8 हेलोजन आ सकते हैं। सर कैसे? अबे 7 तो है ना, तो एक तो सेंट्रल एटम होगा और 7 वैलेंसी है, तो 7 उससे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि आपका IF7 है, लिखा नहीं है क्या मैंने? लिखा है, चलो कोई बात नहीं, याद रखिएगा। तो मतलब मैक्सिमम एक इंटर हेलोजन कंपाउंड में कितने हेलोजन आ सकते हैं? टोटल 8। 7 फ्लोरीन आ गया, एक ही आ गया, ठीक है। और जब भी आप इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाओगे, एक एटम क्या होगा, सेंटर में होगा, और बाकी के एटम क्या होंगे, टर्मिनल होगा। तो जो सेंट्रल वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी, साइज क्या होगा उसका, बड़ा होगा। और जो आपके टर्मिनल एटम होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और साइज क्या होगा बेटा, साइज आपका छोटा होगा, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी नॉर्मल हेलोजन से ज्यादा होती है फ्लोरीन को छोड़ करके। और ज्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ये देखो लिख भी रखा है कि मैक्सिमम टोटल हेलोजन एक कंपाउंड के अंदर कितने होंगे बेटा, वो 8 होंगे। जैसे कि आपका IF7 है। 4 टाइप के बेसिकली आपके यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं, एक XY, XY3, XY5 और XY7। XY का एग्जाम्पल आपका BRF हो गया, ये हो गया ClF3 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d और टी शेप का आपका होता है। XY5 का एग्जांपल हो गया IF5, प्रिंटिंग एरर है इसको, ठीक है। sp3d2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। XY7 का एग्जांपल हो गया आपका IF7 जिसकी हो गई sp3d3। आ रही बात समझ में? क्या हो गई भैया, sp3d3, याद आपको ये रखना है, ठीक है। उसके अलावा X जो है उसका साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सेंट्रल एटम का साइज बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जबकि जो आपका टर्मिनल एटम है उसका साइज छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। तो फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर वही किसकी वजह से होता है? सर साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है यहाँ पर इसकी? हालांकि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का कोई मसला नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं पाए जाते फ्लोरीन की। आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, बेसिक सी बात है। साइज अपने ग्रुप के अंदर सबसे छोटा है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसकी वजह से ये वो प्रॉपर्टी शो करेगा जो बाकी के मेंबर नहीं करते, ठीक है। बाकी के मेंबर कई सारे ऑक्सो एसिड बना लेंगे, केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, HOF। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पास प्रेजेंट है, बाकी के किसी मेंबर के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और अदर यूजुअली आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? गैसेस फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी होनी तो इसकी क्या चाहिए थी, सबसे ज्यादा चाहिए थी, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या दिखाई पड़ती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी आपके क्लोरीन ब्रोमीन से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, सेम रीजन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी के साथ में आपका ये जो हेलोजन फैमिली वाला काम है बेटा, ये भी क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। अब पी ब्लॉक का चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पॉइंट में है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। उसके बाद में मैं अब शुरू करने वाला हूं आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आपको इनर्ट गैसेस जो ग्रुप नंबर 18 की जो फैमिली है, अगली क्लास हमारी उसकी होगी, ठीक है। तो इसके अपना नोट्स बनाते रहे टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाए, प्रॉपर रिवाइज करें। अच्छा, डीपीपी की मैं आपको कहानी बता देता हूं कि डीपीपी हमारी जो है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और आपके हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैस फैमिली, इन चारों की चारों फैमिली की जो हमारी डीपीपी होगी वो हमारी एक साथ ही आने वाली है। 50 क्वेश्चन पहले वाली डीपीपी के अंदर थे, लगभग आप इतने ही मान के चलिएगा, 60, 70, 80 के करीब क्वेश्चन इन चारों फैमिली के होंगे। तो पी ब्लॉक के क्वेश्चन आप जो पेपर के अंदर करोगे वो तो अलग है, जो पीवाईक्यू में करोगे आपका वो भी अलग है। उसके अलावा लगभग 100, 120, 150 के करीब क्वेश्चन आप कहां कर लोगे, पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर भी करा देता हूं ना। जैसे अभी कई सारे क्वेश्चन आए हैं तो वो क्लास के अंदर हो गए, लगभग
150 के करीब आपके पी ब्लॉक के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा एक क्लास में आपकी पीवाईक्यू की भी लूंगा, जो पिछले 2024, 23, 22, 21 और 20 पिछले 5 साल में जो पीवाईक्यू आए हैं पी ब्लॉक से, हम उनके ऊपर भी गौर करेंगे और उन पीवाईक्यू को हम छोड़ देंगे जो हमारे सिलेबस से कट चुके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए अच्छे से। चलिए, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।